बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तीन बड़ी खबरें। सबसे पहले एक तो इमरान खान साहब को अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया गया है। ये खबर मैंने कल ब्रेक की थी और अभी इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ और किन लोगों ने किया और इसकी वजूहात क्या है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। दूसरी बड़ी खबर जो है, बलूचिस्तान में लॉन्ग मार्च चल रहा है इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसकी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, इस पर अख्तर मेंगल साहब ने जो चीज़ें बताई वो मैं आपके सामने रखूंगा। तीसरा, एक कहानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लॉन्च की गई है और इस कहानी को फैलाया जा रहा है। ये कहानी क्या है और इस कहानी को क्यों फैलाया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक हुकूमत चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का या फौज का सियासत में किरदार खत्म हो जाए, उन्हें इस पर खबरदार क्यों रहना होगा, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब को अमन का नोबेल इनाम जो है उसके लिए नामजद कर दिया गया है। ये नामजदगियां बहुत सारे लोगों की होती हैं, लेकिन फिर इनाम जो है वो सबको नहीं मिलता। बाद औक़ात ये इनाम दो लोगों में मुश्तरका तौर पर मिल जाता है, बाद औक़ात किसी एक शख्स को ये इनाम मिल जाता है। पाकिस्तान में कुछ लोगों को माजी में ये इनाम मिला है। मलाला यूसुफजई उनमें से एक हैं, और एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बड़ा काम किया था साइंस में, उन्हें भी मिला था ये अवार्ड। मेरे ज़हन से नाम उनका निकल गया, भी आ जाएगा। अच्छा, एक अभी इमरान खान साहब नामजद हैं और मारंग बलूच साहिबा जो है, ये दो लोग नामजद हैं इस अवार्ड के लिए। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात देखें कि ये दोनों लोग इस वक्त जेल में मौजूद हैं। रियासत पाकिस्तान के कारनामे आप चेक करें कि अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए पाकिस्तान से जिन दो लोगों को नामजद किया गया है, दोनों इस वक्त रियासत के जबर और फस्तागियत का शिकार है और दोनों इस वक्त अभी जेलों के अंदर मौजूद हैं। मारंग बलूच साहिबा के लिए एक लॉन्ग मार्च चल रहा है। इमरान खान साहब की पार्टी वैसे ही पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हावी हुई है। उधर पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने टाउट्स को तमगे लगवा रही है, और इधर इमरान खान साहब को आलमी सतह के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और नॉर्वे में नोबेल अमन अवार्ड के लिए इमरान खान साहब को नामजद किया गया है। ये वो शख्स है जिस पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बहुत सारे मुकदमात हैं। इसके कारकुनों पे दहशतगर्दी के हजारों मुकदमात इस मुल्क में दर्ज किए गए हैं। दहशतगर्दों में दहशतगर्दी के इतने मुकदमात नहीं है जितने इमरान खान और उनके साथियों के ऊपर है। हत्ता कि इनका जो स्टेटमेंट है या इमरान खान साहब जो कहते हैं उसको पब्लिक तक पहुंचाना भी इतना बड़ा गुनाह है कि उन सहाफियों के ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं, और बहुत सारे सहाफियों पे हुए हैं। तो इमरान खान को दुनिया कह रही है कि अमन का सफीर है, दुनिया कह रही है कि इसको अमन का नोबेल प्राइज दिया जाए, जो एक बड़ा अवार्ड है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है, रियासत क्या कह रही है, इदारे क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है कि जी ये दहशतगर्द है। दुनिया उसको अमन के सफीर के तौर पर जानती है, और इमरान खान ने दुनिया में अमन लाने के लिए किरदार अदा किया भी है। वरना यहां अफगानिस्तान में जो जंग छिड़ी हुई थी वो तो 20 साल से आग बुझ नहीं रही थी। तो इमरान खान ने दुनिया को बताया कि ये जंग का कोई फायदा नहीं, इसको खत्म करो। डोनाल्ड ट्रंप को कायल किया, बातचीत शुरू करवाई, वो इनिशिएटिव इमरान खान साहब का था। फिर पाकिस्तान के अंदर जैसे अमन आया, इमरान खान साहब ने ड्रोन हमले बंद करवाए, जब अपोजिशन में थे तब भी बंद करवाए, जब हुकूमत में आए तब भी बंद करवाए। उसके नतीजे में शिद्दत पसंदी में कमी आई, बातचीत के रास्ते खोले, अफगानिस्तान के साथ बातचीत की, पाकिस्तान के साथ जो ग्रुप थे मुख्तलिफ दहशतगर्दी के हवाले से मुतहर्रिक थे उनको अंगेज किया, जहां पे ऑपरेशन करने थे वहां पे बड़े सख्त ऑपरेशन किए। तो आप देखें ना, इमरान खान साहब के दौर में 15 साल का बेहतरीन अमन अमान था 2021 में, और अब जो है 15 साल का बदतरीन अमन अमान है ये 2024 में जो गुजरा है। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, और 2025 में जिस लेवल की दहशतगर्दी हो रही है ना, पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे आया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। ये खुदा न खास्ता पहले नंबर पे आ सकता है। तो इमरान खान साहब को ये इच्छा, इसमें जो बड़ा किरदार है वो पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस नाम की एक तंजीम है। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत काम करते हैं, जिनमें समीना साहिबा का एक बड़ा रोल है। मेरा इनसे रब्ता भी हुआ था, मैंने इनसे पूछा भी सारा मामला। मिस्टर गायर ये वकील हैं, बड़े ज़बरदस्त शानदार। इन्होंने जो है वो मेरे लिए भी आवाज़ उठाई थी जब मुझे जबरी तौर पर लापता किया गया था। मैंने वापस आने के बाद इनका शुक्रिया भी अदा किया था। तो मिस्टर गायर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं, और उन्होंने भी इस कोशिश के अंदर हिस्सा लिया। और बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों ने ये कोशिश की, और इसके पीछे बड़े सॉलिड रीजंस हैं। ये ऐसे नहीं होता कि आपने नाम दे दिया और वो आ गया अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए, ये ऐसे नहीं होता। ये आप पैसा खर्च के भी नहीं कर सकते, वरना आसिफ अली जरदारी का नाम आ जाता अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए। पैसा खर्च करके अगर आप लेते होते तो ये जितने अरब बादशाह हैं इनसे ज़्यादा पैसा तो किसी के पास नहीं है। ये अमन का नोबेल अवार्ड जो है ये लोग खरीद लेते, या दुनिया में और जो बहुत पैसे वाले लोग हैं उन सबके पास अमन का नोबेल प्राइज़ होता। इलन मस्क ले लेते, बाकी लोग ले लेते, कम से कम जो है वो बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोगों के पास तो ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। बेशुमार लोगों के पास ये अवार्ड नहीं है, हालांकि उनके पास सारे वसाइल हैं। तो इमरान खान साहब को नामजद इसलिए किया गया कि जमहूरियत के लिए जिस फस्तागियत का सामना वो कर रहे हैं, जो जुल्म और बर्बरियत उनके साथ की, अब ये मिले या ना मिले ये एक अलग कहानी है। अब दुनिया में आवाज़ें तो उठेगी इमरान खान के हक में, ओवरसीज पाकिस्तानी भी बोलेंगे, गैर मुल्की भी बोलेंगे, पाकिस्तान के अंदर से भी लोग कहेंगे, सोशल मीडिया पे एक मोमेंटम भी बनेगा। हो सकता है उनको अवार्ड मिले, हो सकता है उनको ना मिले, लेकिन नॉमिनेट हो जाना आज खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में से गिने चुने लोग होते हैं जिनको इस लिस्ट के अंदर डाला जाता है। नवाज शरीफ कभी इस लिस्ट में नहीं गए, जा भी नहीं सकते, हमेशा उन्होंने बूट पॉलिश की है, वो नहीं जा सकते। उनकी बेटी ने जो फस्तागियत की है वो नहीं जा सकती, और बहुत सारे लोग हैं। शहबाज शरीफ कभी नहीं जा सकते, जरदारी साहब नहीं जा सकते, बिलावल को हमने नहीं देखा, बेनज़ीर भुट्टो बहरहाल उनका एक कद था, वो जा सकती थी लेकिन वो भी नहीं गई। बहरहाल इमरान खान साहब को ये एक नॉमिनेशन उनकी हुई है, मारंग बलूच साहिबा की और इमरान खान साहब की, दोनों इस वक्त कैद काट रहे हैं। बलूचिस्तान में नाज़रीन जो एक लॉन्ग मार्च चल रहा है सरदार अख्तर जान मेंगल साहब की सरबराही में, वो वड से निकला और उसने पहुंचना था नाज़रीन कोयटा में। अब लगभग 30 किलोमीटर दूर है वो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये जो मकाम है जिस जगह पे वो अभी मौजूद है इसका नाम है लकपास। लकपास का जो एरिया है ये एक्चुअली बहुत सारी सड़कें जब कोयटा की तरफ आती हैं ना, तो मुख्तलिफ बड़ी सड़कें इकट्ठी होती हैं तो एक वी बन जाता है, और आगे एक सिंगल शाहराह आ जाती है, बड़ी सड़क।
यहां से आगे जब आप क्रॉस करते हैं तो कोयटा की तरफ एक सिंगल रोड जाता है बड़ा। जितने भी काफिले जहां से भी आने थे उन सब ने यहां पे आकर इकट्ठे होकर आगे बढ़ना था। तो इस जगह पे सबसे बड़ा बंदोबस्त किया गया। इससे पहले मस्तूम में लड़ाई झगड़ा हुआ, कारकुनों को उकसाया गया, लेकिन वहां पे जो रुकावटें थी उनको अबूर किया और अबूर करके अख्तर जान मेंगल साहब का काफिला आगे बढ़ गया। अब इसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स और लोग मौजूद हैं, लेकिन लीड इसको बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कर रही है, बीएनपी मेंगल, और ये इस वक्त लपास के पास मौजूद है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और वहां पे इनके ऊपर शदीद शेलिंग की गई है और इनके बहुत सारे लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं। अब इसमें अख्तर जान मेंगल साहब के 3 स्टेटमेंट मेरे पास हैं। पहला स्टेटमेंट अख्तर जान मेंगल साहब ने दिया कि हम शदीद तशवीश और गम गुस्से के साथ इस बात की तस्दीक करते हैं कि लकपास टनल पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर रियासती फोर्सेस की जानिब से शेलिंग की गई और 250 से ज्यादा कारकुनों को बिलाजवाब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रियासती जबर, पुरअमन और आईनी एहतजाज को कुचलने की एक मजबूत कोशिश है। हम वादे करना चाहते हैं कि हमारी तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और हमारे मुतालबात नहायत जायज़ हैं, इंसानी बुनियादों पर हैं। हमारा बुनियादी मुतालबा यह है कि हमारी माओ बहनों जिन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, फिलफौर उन्हें रिहा किया जाए। उनकी रिहाई के बगैर कोई मुज़ाकरात, कोई यकीन दहानी और कोई वादा काबिल कबूल नहीं होगा। कारकुनों पर हमले, गिरफ्तारियों और रियासती ताकत के इस्तेमाल से हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हम दुनिया को यह पैगाम देना चाहते हैं कि बलोच कौम जुल्म के सामने झुकने वाली नहीं है। हमारा इत्तेहाद, हमारा अज़्म और हमारी कुर्बानियां इस जद्दोजहद को इसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगी। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम गिरफ्तार अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और हमारे जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए। बसूरत दीगर हालात की तमाम तर जिम्मेदारी रियासती इदारों पर आयद होगी। फिर एक और ट्वीट किया उन्होंने कहा, जी तुम कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? हर गैरतमंद बलोच और पश्तून अपनी माओ और बहनों की इज्जत और आज़ादी के लिए बाहर निकलेगा। तुम हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। हम तुम्हारी शेलिंग और तुम्हारी गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। हम हक परस्त हैं और जो कौम अपनी माओ और बहनों की इज्जत और गैरत के लिए खड़ी हो उसे कोई ताकत नहीं झुका सकती। अब फाइनली अख्तर मेंगल साहब के जब हालात ऐसे हो गए कि 250 के करीब उनके कारकुन गिरफ्तार कर दिए गए, तो उस वक्त जब सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए, शेलिंग बड़ी शदीद हो गई, तो उन्होंने फिर एक और ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा, ये आखिरी ट्वीट जो मैंने उनका पढ़ा है, कि हम इस वक्त लपास पर मौजूद हैं जहां तमाम दाखिली रस्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। कोयटा से लॉन्ग मार्च में शरीक अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और शदीद शेलिंग की जा रही है। मेरी सीनियर क़यादत पर भी बराह रास्त शेलिंग और फायरिंग हो रही है। हम कोयटा के अवाम से अपील करते हैं कि लकपास के दूसरी जानिब पहुंचें और मस्तूम के अवाम से गुजारिश है कि वो अपनी तरफ से लकपास पर जमा हो। ये बात वादे है कि हम अपने मकसद की तरफ बढ़ेंगे, चाहे हमें लकपास के नीचे एक नई सुरंग ही क्यों ना खोदनी पड़ जाए। हम मजबूत हैं, हम अपने मकसद में पुराज़म हैं और सबसे बढ़कर हम पुरअमन हैं। कोई ताकत, कोई जबर हमारे हौसले को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता, ना हमारे रास्ते से हमें हटा सकता है। ये जनाब अख्तर जान मेंगल साहब कह रहे हैं, हालात आपके सामने हैं और ये हालात तशवीशनाक है। यानी इतना आसान नहीं है इन रुकावटों को पार करना, लेकिन अगर बलूचिस्तान के लोग कोयटा से निकलते हैं और दूसरी तरफ से भी आ जाते हैं तो फिर जो रियासती इदारे उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को इकट्ठा किया गया है और कोयटा को एक छावनी की तरह तब्दील किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो बलोच अवाम आ रही है कोयटा में एहतजाज करने के लिए, उन्हें कोयटा में दाखिल ना होने दिया जाए। जो सिक्योरिटी इदारे उनको इस बात की जो है वो उनको शक है और अंदेशा है कि अगर यहाँ पे बाहर से बड़ी तादाद में बलोच प्रोटेस्टर्स पहुंच गए तो कोयटा के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलकर इस एहतजाज में शामिल हो जाएंगे और फिर ये मामला जो है वो काबिल कंट्रोल नहीं रहेगा। देखिए, जहाँ पे 5-10 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाए ना और बैठ जाए तो फिर रियासत ताकत का इस्तेमाल उस तरह नहीं कर सकती जैसे वो चलते हुए काफिले के ऊपर या जैसे वो चंद 100 लोगों के ऊपर या छोटे छोटे निकलने वाले ग्रुप्स के ऊपर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। जब लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएं 10,000, 20,000, 25,000 लोग, तो फिर उनको उठाना रियासत के बस में नहीं होता। ये हमने कई मरतबा गिलगित बल्तिस्तान में देखा है कि जहां लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो फिर रियासत बेबस हो जाती है। और दुनिया के कई मुल्कों में हमने ये चीज़ें देखी हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज एहतजाज होते हैं। अब नाज़रीन, ये वाला जो सिलसिला चल रहा है बलूचिस्तान में, ये आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। एस्टैब्लिशमेंट ने एक नई कहानी लॉन्च की है जो मैंने आपको बताया था। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है। कहानी ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बातचीत हो रही है और कभी ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने 1 महीने का, कभी कह रहे हैं 35 दिन का, कभी कह रहे हैं 3 महीने का वो टाइम मांगा है और एंगेजमेंट चल रही है। और इस एंगेजमेंट के मुताबिक जो है इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, बड़ी जल्दी जो है चीज़ें सेटल हो जाएंगी। नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। ये ट्रक की एक बत्ती है जिसके पीछे डेलिबरेटली लोगों को लगाया जा रहा है। किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही। इमरान खान साहब तो लचक दिखा नहीं रहे, तो एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान साहब को छोड़ने का कोई मूड नहीं है। इनको ये जो वक्त चाहिए, ये कुछ मखसूस काम इन्होंने करने हैं। ये मैं आपको पहले बता देता हूं। इन्होंने जो बैरूनी प्रेशर है उसको टैकल करना है, हैंडल करना है और उसके लिए पाकिस्तान में पुरअमन माहौल चाहिए। इन्होंने कुछ कानून साजियां करनी है, उसके लिए भी पाकिस्तान में इनको एक माहौल बना हुआ चाहिए। अगर सड़कों पर एहतजाज शुरू हो जाता है और एक मोमेंटम पकड़ लेता है तो फिर इनके मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। एक चीज और, जब सड़कों के ऊपर मोमेंटम बन जाता है ना तो फिर हर तरफ से आवाज उठती है और मोमेंटम तब बनता है जब लोगों को इस बात का यकीन हो कि जुल्म और ज्यादती का सिलसिला नहीं रुक रहा। तो ऐसे में ये डील की बातें, मुज़ाकरात की बातें, बातचीत चल रही है, ये वाली बातें जब ये शामिल करते हैं तो इससे कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि जनाब बातचीत हो रही है तो निकलने का क्या फायदा, कहीं ना कहीं मामला तय हो जाएगा। लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं पाकिस्तानियों को ये बता दूं बड़ी क्लैरिटी के साथ, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये मंजन आपको बेच रहे हैं, आपने नहीं खरीदना। ये एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को किसी सूरत नहीं छोड़ेगी। सिर्फ 4 सूरतें थी कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाते। पहली सूरत तो यह है कि इमरान खान को इंसाफ मिल जाता, फौरन बाहर आ जाता। यानी जो जाली केसेस है, अदालत में इंसाफ मिल रहा हो ना तो इमरान खान को भी जेल में होने नहीं चाहिए। मुकदमा तो सारे जाली हैं, कानून के मुताबिक तो होने नहीं चाहिए।
लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया का हाल हो गया है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन तो हो गया खत्म कि इमरान खान साहब अब इंसाफ के तकादे पूरे होने पर जेल से बाहर आने वाले तो नहीं है। अब 3 चीजें रह गई हैं जिनसे इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करें, कंप्रोमाइज करें, तो ये तो इमरान खान साहब नहीं कर रहे। उनका जो स्टेटमेंट आता है वो कहते हैं मैं खड़ा था खड़ा हूं, मैं इनसे हार नहीं मानूंगा, मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा, जो इन्होंने करना कर दो। ये इमरान खान है। तो बाहर आने का ये वाला ऑप्शन तो इमरान खान साहब ने खुद ही छोड़ दिया। दूसरा ऑप्शन, बैरूनी दुनिया से इतना दबाव पैदा हो जाए कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मामला तय करने पर मजबूर हो जाए। या इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को कोई रास्ता दे सकते हैं, कोई थोड़ी फेस सेविंग दे सकते हैं, लेकिन वो अपने बुनियादी नुक्ते के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो बैरूनी दुनिया से क्या इतना प्रेशर आ रहा है, तो याद रखिए तब तक बाहर से प्रेशर नहीं आएगा जब तक अंदर से प्रेशर जनरेट नहीं होगा। अब जो तीसरा फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अवामी दबाव इतना बढ़ जाए कि सड़कें वाकई में गर्म हो जाएं, जो इमरान खान साहब ने पेशन गोई की है, और अवामी दबाव के सामने ये निजाम घुटने टेक दे। और ये है वो सबसे आसान और बड़ा रास्ता कि पाकिस्तानी एक दिन निकले और अपना लीडर लेके चले जाए वापस। आसान है ना, पूरी दुनिया में होता है। खुमैनी को पकड़ने के लिए जनाब एयरपोर्टों के ऊपर पूरा बंदोबस्त, ये वो सब वही लोग बाद में प्रोटोकॉल दे रहे थे। होता है पूरी दुनिया में, ऐसे ही होता है। इनकलाब ऐसे ही आते हैं। एक दिन पाकिस्तानी फैसला करेगा जनाब 2 दिन हमने कोई काम नहीं करना, चलो चल के एक दफा ये कट्टा कट्टी निकाल देते हैं। यानी 3 साल से पाकिस्तान सिसक रहा है, हिचकियां ले रहा है, परेशान है, दुखी है, इस्तराब में है, जख्मी है, दहशतगर्दी बढ़ गई है, मईशत तबाह हो गई है, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। हर पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, अपना रोल कोई भी प्ले नहीं करता। तो अगर सारे पाकिस्तानी एक दफा, करोड़ों पाकिस्तानी ये सोचें कि यार इसको एक दफा ठीक कर देते हैं, तो 2 दिन में तबीयत साफ हो जाएगी। ये एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं बेचती पब्लिक के सामने। जितना बड़ा ये मुल्क है ना, इसकी सिर्फ 10% अवाम अगर बाहर आ जाए, 10% तो छोड़े, अगर 2% अवाम भी अगर बाहर आ जाए और बाहर आकर चैलेंज कर दे, बाहर आकर खुलकर ये कह दें कि जनाब जब तक एस्टेब्लिशमेंट अपने किरदार में वापस नहीं जाती, जब तक सारे लोग अपनी आईनी हुदूद के अंदर नहीं जाते, तब तक हम वापस नहीं जा रहे। 2% पाकिस्तानी इतना बड़ा काम कर सकते हैं। किसी की जरूरत और औकात नहीं होगी कि उनके सामने एक लम्हे के लिए भी खड़ा हो जाए। यह है पाकिस्तानियों की ताकत। इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ अवाम है इस मुल्क के अंदर, अंदाजा कीजिए आप। लेकिन एक दफा पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा। यानी एक घर के अंदर अगर 20 लोग रहते हैं तो 1 आदमी 2 आदमी जो है उनको निकलना पड़ेगा। यह हर खानदान को फैसला करना पड़ेगा कि कौन कौन ड्यूटी देगा। यह ड्यूटी पाकिस्तानियों को लेनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। इसका अल्टीमेट सोल्यूशन तो यह है। बाकी जो सोल्यूशन है वो वक्ती तौर पर तो हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन यह है कि पाकिस्तानियों को अपना हक एक मर्तबा लेना पड़ेगा। और वो आज ले लें, 10 साल के बाद ले लें, लेकिन जब भी लेंगे पाकिस्तानी खुद लेंगे। नाज़रीन, एक और खबर यह है कि, खबर क्या है मैं आपको बताता हूं, 600 दिन हो गए खान साहब को जेल के अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 600 दिनों में इमरान खान ना आपको दिखाई दिया ना सुनाई दिया। और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 600 दिनों में, जो लोग कहते हैं ना 4 दिन में टूट जाएगा, वो 600 दिनों में इमरान खान को नहीं तोड़ सके। जैसी घटिया जेल इमरान खान ने काटी है, वैसी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं काटी। वो सबको बाहर निकाल के हवा लगाते हैं, दुनिया दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं, गाड़ी में बैठ के अदालत जा रहे हैं, अदालत में जज के सामने पेश हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, मीडिया देख रहा है। वो ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया, 600 दिन हो गए। और इंटरेस्टिंग बात यह देखिए कि इन 600 दिनों में वो बीमार भी नहीं हुआ। उसने नहीं कहा कि मुझे अस्पताल पहुंचाओ। यहां नौजवान की आदत को पहुंचाया जाता है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में हमने बार बार देखा, वो जैसे ही जेल में पहुंचते हैं अस्पताल जाके दाखिल हो जाते हैं। अस्पतालों के अंदर उनको घर से ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाती हैं, और वो ऐसे जैसे वो छुट्टियां मना रहे हैं, जैसे वो हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे वो अस्पतालों में पड़े होते हैं। तो इमरान खान ने ये मिथ तोड़ दिए, आज के बाद ना जेल काटना सियासतदानों के लिए अजाब बन जाएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं। जैसी जेल इमरान खान ने काटी है ना, आज के बाद सियासतदान जेल के नाम से भी कांपेंगे। वजह यह है कि ऐसी जेल होगी तो आवाम मानेगी कि जेल है, ऐसी जेल नहीं होगी तो आवाम कभी नहीं मानेगी कि जेल है। अब लोग, जो भी सियासतदान जेल में जाएगा उससे यही उम्मीद करेंगे कि ऐसी जेल काट, जो बाहर निकलेगा इसकी शक्ल दिखाएंगे, जिसकी आवाज सुनाएंगे, लोग कहेंगे फारिग हो गया। इमरान खान वाली जेल दो इसको। अब इमरान खान ने जो एक लेवल सेट कर दिया है ना, जहां पे वो ले गए हैं इसको, ये इस लेवल तक कोई भी सियासतदान इनमें से पहुंच नहीं सकता। ये बात आप मेरी अब लिख कर रखें। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज है, ये जो विल्सन ने बिल पेश किया है, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट तो राणा सनाउल्लाह साहब का है। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया है कि जो विल्सन का बिल पास हो गया तो पूरी कौम हुकूमत और इदारों के साथ खड़ी होगी। अब ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, क्या वाकई खड़ी होगी? मुझे तो नहीं लगता। कौम को हुकूमत ने अपने खिलाफ और इदारों के खिलाफ कर दिया है। बिल ये कहता है जी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जबर और फस्तायत हुई है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल मुखालिफिन को जेलों के अंदर डाला, उनके साथ जुल्म किया, नाइंसाफी हो रही है, लिहाजा उन पर पाबंदियां लगाई जाए और दीगर जो लोग हैं उन पर भी पाबंदियां लगा दी जाए। अब राणा सनाउल्लाह साहब ना 3 में ना 13 में, यानी इनकी हुकूमत की तो औकात ही कोई नहीं है। वो ये कहते हैं जी हम भी मकबूल हो जाएंगे, अवाम हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बयानिया आपका बिकना ही नहीं है। आपने जितनी बड़ी डकैती डाल दी है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अवामी मैंडेट के ऊपर, अवाम अब आपकी शक्लें कैसे देखेगी राणा साहब? यानी आपकी ये ख्वाहिश तो हो सकती है, यानी कि अवाम आपके साथ आके खड़ी हो जाए, होनी भी चाहिए, हर सियासतदान की ये होती है, लेकिन उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जितनी बड़ी कुर्बानी आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ली है, कम से कम उतनी बड़ी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन आपकी लीडरशिप ने कभी ये कुर्बानी दी नहीं, तो राणा साहब आपके लिए तो अंगूर खट्टे हैं, हालात बहुत मुश्किल हैं। और अवाम इन इदारों के साथ खड़ी हो जाएगी सिर्फ इस बिना पर कि अमेरिका के अंदर एक बिल पास हो गया और पाबंदियां लग गई हैं। तो अभी सर्वे करवा के आप देख लें, अपने ट्विटर अकाउंट से, शहबाज शरीफ के ट्विटर अकाउंट से आप सर्वे करवा कर देख लें, पाकिस्तानी आपको बता देंगे कि अवाम कहां पे खड़ी है, किसके साथ खड़ी है। नाज़रीन, एक और बड़ी अफसोसनाक चीज है, देखकर दुख भी होता है, सलाल काकड़ साहब के साथ जिस तरह किया गया, उनके चेहरे को लपेट के जिस तरह उनको रात के वक्त दहशतगर्दी की अदालत में लाया गया। क्या करना चाहते हैं और बलूचिस्तान की आवाम को क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? जो भी बलूचिस्तान में पुरअमन जद्दोजहद की बात करता है,
या बलूचिस्तान में सियासी जदोजहद की बात करता है, रियासत उसको उठा के निशाने इबरत बनाती है। चाहे वो सालार काकड़ है, चाहे वो मारंग बलोच है, चाहे वो बेबू बलोच है, चाहे वो जो है वो सिमीदीन बलोच है या बाकी जो लोग हैं, रियासत हर उस आवाज को कुचल देती है, उसको निशाने इबरत बनाती है जो आईनी हुदूद के अंदर रहकर जमहूरी तरीके से इंसाफ मांगता है। तो क्या रियासत चाहती है सारे बंदूकें उठा लें? क्या रियासत बलूचिस्तान के नौजवानों को यह पैगाम देना चाहती है इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए? अब्बास फारूक की मैंने बातें सुनी, इमरान खान का एक कारकुन था, उसके साथ इतना जुल्म और इतना जबर हुआ कि उसका बेटा उसको बुलाते 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 इंतकाल कर गया। वो अपने बेटे के जनाजे में जिस तरह आया, वो विजुअल्स मैंने बाद में बाहर आने के बाद देखे तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं जब कैद में था तो मैंने एक दिन आबाद की आवाज़ सुनी थी, बड़ी ऊंची आवाज़ में वो बोल रहा था और वो एक बुजुर्ग है उनको बुला रहा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और उनको हौसला दे रहा था, आबाद फारूक। तो आबाद फारूक जो है उसने आज जिस तरह बात की, कुरान पाक की आयत सुनाई, उसका तर्जुमा सुनाया, और जो उसके चेहरे पे इत्मीनान था, ये चपेड़ है फस्तायत के मुंह के ऊपर। आप लोगों को खौफजदा करना चाहते थे, उनके चेहरों के ऊपर इत्मीनान और रब पे उनका तवक्कल आप देखिए कि कहां चला गया है। अब उनके सोचने का तरीका बदल गया है, पीटीआई को एक मजबूत और नजरियाती जमात में तब्दील कर दिया गया है। इमरान खान और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कभी इतने तगड़े नहीं थे जितने अब हो चुके हैं, और ये एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी है, ना वो इतना जुल्म और जबर करते, ना ये जमात इतनी जोरदार तरीके से खड़ी होती। नाज़रीन, आखिरी खबर आपको मैं देता हूं कि पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी का ऐलान, बिजली के टैरिफ में भी IMF ने ₹1 फी कमी की मंजूरी दे दी है। ऐसा लगता है कि ये लोग आवाम का मजाक उड़ाते हैं। नाज़रीन, 100 रुपए, 150 रुपए चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं और कम करते हैं ₹1। बिजली की कीमत 4 गुना बढ़ा दी है, कम करते हैं ₹1। मुझे लगता है बंद कमरों में ये आवाम का मजाक उड़ाते हैं, और ऐसा लगता है कि ये आवाम से बदला ले रहे हैं इस बात का कि आवाम ने इनको वोट क्यों नहीं डाला। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।